नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा बिहार विधानसभा उपचुनाव के परिणाम का क्या संदेश है उस पर करने जा रहे हैं। चारों सीट एनडीए के खाते में। आपको याद होगा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि चारों सीटें एनडीए के खाते में जाना तय है। एनडीए काफ़ी मजबूती से लड़ा है और जीत का रास्ता साफ है। लेकिन इस जीत के सहारे भी कई तरह के संदेश आ रहे हैं। पहला संदेश तो ये है कि नीतीश अब और मजबूत हुए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने ऐसे सीट पर जीत हासिल की है जहां 35 वर्षों से आज तक किसी ने हरा नहीं पाया था, या कहिए तो उस पर कब्जा नहीं कर पाया था। भले उस जीत में जन स्वराज पार्टी की बड़ी भूमिका है, लेकिन उस भूमिका के बावजूद वो जीत अपने आप में बड़े मायने रखता है। बात हम बेलागंज की करें और तरारी में जिस तरीके से बुरी तरह से माले का हार हुआ है, वो भी संकेत है कि नीतीश कुमार का जो पुराना वोट बैंक है, तरारी उन्हीं का इलाका था। बीजेपी अकेले नहीं जीत पाई थी, कभी नहीं जीत पाई। पिछले चुनाव में भी बीजेपी वहाँ चुनाव हार गई थी। तो सुनील पांडे को टिकट देकर, जो जदयू से वहाँ लगातार विधायक हुए हैं, उनको टिकट देके जो वहाँ समीकरण था माले वर्सेस जो रणवीर सेना के समय से जो लड़ाई चल रही थी, कम से कम उसको फिर से स्थापित करने में जदयू कामयाब रही। बीजेपी को वहाँ लाभ मिला और यही स्थिति इमामगंज और रामगढ़ में भी हुआ। रामगढ़ में तो काफ़ी करीबी, स्वाभाविक तौर पे करीबी मसला था और वहाँ ये होना ही था, क्योंकि पहले ही ये लग गया था कि आरजेडी प्रत्याशी रेस से बाहर है। और इस बार जो पिछली चुनाव में 25 से 30% ज़्यादा वोटर सुधाकर सिंह को वोट किए थे, वो हार का मार्जिन देख के इस बार पूरी तौर पे आरजेडी से हटकर बसपा के साथ आ गया था। इस वजह से राजपूत वोटर भी जो साथ थे सुधाकर सिंह के साथ, जगतानंद सिंह के साथ, उनको भी लगा कि ये सीट छिन न जाए, बसपा के हाथ में चल जाए। तो वहाँ भी राजपूत की गोलबंदी पूरी तौर पे बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में हो गया और 500 से कुछ वोटों से वो जीत हासिल की है। उससे ही इमामगंज में जीतन राम मांझी की पुतौह की विक्ट्री हुई है। लेकिन उस विक्ट्री ने तय कर दिया है कि आने वाले समय में अब चिराग पासवान के लिए मुश्किल घड़ियां होने वाली हैं, क्योंकि चिराग पासवान वहां जाए, क्योंकि जन स्वराज पार्टी ने वहां से पासवान को उम्मीदवार बनाया था और वहां लगभग 20,000 पासवान का वोट भी था। और उसी का लाभ वहां जन स्वराज पार्टी जो है, आप देख रहे हैं, जो वहाँ वोट लाए हैं, 2 ही जगह तो जन स्वराज पार्टी अपना जमानत बचा पाई है और दोनों जगह उस कास्ट का अपना वोटिंग कम्बिनेशन था। बेलागंज में मुसलमान उम्मीदवारों ने अपने मुस्लिम वोटर को लिया, यहाँ पासवान के वोटर को लिया, तो दोनों जगह उनका जमानत बचा और बाकी दोनों जगह उनका जमानत जब्त हो गया। लेकिन एक संदेश ये जरूर रहा कि चिराग पासवान वहाँ गए नहीं और पासवान वोट एनडीए उम्मीदवार जीतन राम मांझी जी के पुतौह को वोट नहीं किया। तो ये वोट नहीं करना आने वाले समय में बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है, क्योंकि अब जो लेयर की बात, या यूँ कहें न, जो दलितों में जो महादलित है, उसकी बात जीतन राम मांझी अब बड़ी मजबूती के साथ करेंगे। ये भी संकेत अब साफ है। चिराग पासवान जिस तरीके से उनके पक्ष में प्रचार करने नहीं गए, उसकी एक बड़ी वजह ये भी था कि वो लगातार चिराग के उस स्टैंड के खिलाफ बयान दे रहे थे। तो चिराग को तो हमेशा अभी भी ऐसा, वो जो है ना एटीट्यूड का जो गर्मी है ना, वो अभी शांत नहीं हुआ है। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। वो अपने पिताजी के उस दौर को शायद लगता है महसूस नहीं कर रहा है। हनुमान की भूमिका में घूमते रह जाएंगे और पूरा
कुनबा साफ हो जाएगा तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब नीतीश की बारी है। अभी तक नीतीश कुमार चुपचाप चीज़ों को देख रहे थे, अब उनके पास एक दलित ऐसा चेहरा मोहरे के तौर पर सामने आ चुका है जो चिराग के लिए आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी कर सकती है। मतलब अभी खेला शुरू होने वाला है, और इस 4 विधानसभा चुनाव के परिणाम ने ये साबित कर दिया कि आरजेडी के लिए अब बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बचा हुआ नहीं है। मुसलमानों ने भी, मुसलमान जहाँ उम्मीदवार उनको मिला उनके साथ चला गया, जहाँ यादव उम्मीदवार मिला वहाँ यादव के साथ चला गया। मुसलमान और यादव का जो कम्बिनेशन था वो कम्बिनेशन भी कहीं न कहीं इस 4 विधानसभा चुनाव के परिणाम में ये साफ झलका कि ये कम्बिनेशन अब टूट चुका है। ओसामा को भी लाए तो कुछ प्रभाव जरूर पड़ा, ये जो हार जीत का मार्जिन जो अभी देख रहे हैं वो और बड़ा मार्जिन हो सकता था, और हमें लगता है कि जो 20-22 हज़ार वोट जनसुराज के उम्मीदवार को आया है वो 30 पार कर सकते थे, तो वो, लेकिन यादव ने रामगढ़ में उनका साथ नहीं दिया, तेजस्वी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। तो ये साफ साफ चीज़ें हो गई कि वो सीटें जो पिछले 2020 के चुनाव में वो चिराग की वजह से जीत हासिल किए थे, अब वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनका कम्बिनेशन अब साथ देता हुआ दिख नहीं रहा है, बिखराव साफ दिख रहा है। तो ये 4 विधानसभा उपचुनाव का एक संकेत ये भी है कि राजद के लिए 2025 का चुनाव बहुत ही मुश्किल भरा होगा। ये भी साफ संकेत अब साफ है। ये भी संकेत साफ है कि प्रशांत किशोर के लिए बिहार की राजनीति में अभी भी बहुत कुछ बचा नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं प्रशांत किशोर के लिए। जितनी पैसे खर्च किए होंगे प्रशांत किशोर, जितना ताकत उन्होंने लगाया, 2 उम्मीदवारों का जो स्वतंत्र उम्मीदवार था, तरारी और रामगढ़, दोनों जगह जात का वोट नहीं मिला, जमानत जब्त हो गया। क्या कहते हैं, इमामगंज में तीसरे पोजीशन पर रहे, अच्छे वोट लाए, उसकी वजह रही पासवान वोट। पासवान वोटर अपनी जाति को वोट कर दिया, और बेलागंज में मुसलमानों ने वोट कर दिया मुसलमान प्रत्याशी को लेकर। तो ये तो उपचुनाव है, इस उपचुनाव में कौन जीतता है ये मायने नहीं रखेगा, लेकिन आप पूरे 243 सीटों पर इस तरीके का इक्वेशन बनाकर आप किसको लाभ पहुंचा रहे हैं, ये बात भी तो सामने आ गई कि आपके उम्मीदवार खड़े होने से किसको लाभ हुआ। बार बार जो ये कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, वो तो इन 4 विधानसभा के उपचुनाव के वोटिंग में तो साफ सामने आ गया कि जिसने भी वोट किया जनसुराज को, वहाँ बीजेपी और जदयू को लाभ पहुंचा। तो वो जो आरोप था कि ये बी टीम है, ये लाभ पहुंचाने के लिए आए हैं, वो इन 4 विधानसभा चुनाव के परिणाम से साफ परिलक्षित हो रहा है। मतलब भले ही ये 4 विधानसभा में उपचुनाव था, लेकिन संकेत छोड़ दिया इस बार कि 2025 में होना क्या है। नीतीश बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, ये तय हो गया है। बीजेपी के पास अब बहुत कुछ करने के लिए स्पेस नहीं बचा है। चिराग पासवान जितने उछल रहे थे, जितने बाएं दाएं नजरें दौड़ा रहे थे, उनके लिए इमामगंज का परिणाम मुश्किलें पैदा करेगी, और वो जो मन में मन बनाकर जो सीट चुनाव लड़ने के 50 और 40-42 जो सोच रहे होंगे, वो अब 20-25 पे आके सिमट जाएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और अगर बाएं दाएं करेंगे तो उन्हें इजाज़त भी मिल जाए एनडीए से बाहर होने के लिए, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो साफ संकेत, और प्रशांत किशोर बिहार में विकल्प बनने की स्थिति में नहीं है, ये भी इस उपचुनाव के सहारे समझा जा सकता है। मतलब इस उपचुनाव ने ये दिखा दिया कि इस बूढ़े शेर में अभी भी बहुत ताकत बची हुई है, और बूढ़े शेर ने यह भी साबित कर दिया कि फिनिशर मैं ही हूँ। मतलब अगर आपको जीतना है तो नीतीश को साथ रखना होगा, चाहे आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो। निर्णायक वोट इस बूढ़े शेर के पास ही है। जरा सुनिए इस हार जीत पर नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आई है।
सैलरी घोटाला का आरोपी तेजस्वी यादव शराबबंदी वाले राज्य में शराब कंपनियों से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लेकर अपने चुनावी खर्चा का संचालन करने वाला गुनाहगार राष्ट्रीय जनता दल का कुनबा पिता पुत्र के अथक प्रयास के बावजूद एक अबला नारी ने बेलागंज में वोट के झंझरा से राजनीतिक इलाज कर दिया। पूरे देश में जहां जहां चुनाव हुए या उपचुनाव हुए, भाजपा का परचम लहराया। महाराष्ट्र में हमारी शानदार महायुति की जीत रही। बिहार में तो चारों की चारों सीट जीतकर हमने बाप बेटे के कुनबे से बिहार को मुक्त करवाया, जो कि 2025 का सेमीफाइनल ये लोग बता रहे थे उसको। तो देख लें सेमीफाइनल क्या हुआ। अब तो फाइनल से सेमीफाइनल में हारकर फाइनल से पहले ही बाहर आ गए। राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह लोगों ने एक हैं तो सेफ हैं को साबित किया, इस पर गारंटी दिया। बटेंगे तो कटेंगे, इस बात को लोगों ने समझा। झारखंड में भी हम दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं, लेकिन वहां पर हमारे सहयोगी का परफॉर्मेंस शायद ठीक से नहीं हो पाया। ये जी जिनकी पहचान माननीय नीतीश कुमार जी ने राजनीति के मैदान में दिया, प्रधानमंत्री बनाने का दावा कर रहे थे, मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर रहे थे, 4 सीट में एक एमएलए नहीं जीता पाए, किसी भी चारों सीट पर इनका उम्मीदवार सेकंड नहीं हुआ, राजनीतिक दलों में नीचे से फर्स्ट होने की तैयारी।